हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किए हैं। उसी कड़ी में आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणी नगर या सीमा कौन सा है। इसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में था। तो सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र है या दक्षिणी नगर है, आपको उसका नाम बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर कौन सा था। जिसका ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर दैमाबाद, बी नंबर मांडा, सी सुतका गंगडोर और डी नंबर आलमगीरपुर। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी नगर होगा दोस्तों, वो है दैमाबाद। दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो जो दैमाबाद है दोस्तों, ये सबसे दक्षिणी नगर या सीमा हो गया। ये महाराष्ट्र में पड़ता है और प्रवरा नदी के किनारे, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। उसी तरह ये जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, ये भी जो सिंधु सभ्यता का जो सीमा है उसको बनाती है। आइए इन तीनों जो शहर है या ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं कि इनका जो सीमा था वो किधर था। ये जिसमें बी नंबर है दोस्तों, मांडा, ये सबसे उत्तरी सीमा था। सबसे उत्तरी सीमा सबसे उत्तरी सीमा और ये जो था जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है मांडा। और ये जिस नदी के किनारे है दोस्तों, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के जो तट पर है वो मांडा है और जो सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी नगर है वो मांडा शहर है। अब जो सुतका गंगडोर है दोस्तों, सुतका गंगडोर ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर या पश्चिमी सीमा बनाता है सुतका गंगडोर, जो कि अफगानिस्तान में है। और अफगानिस्तान में बहने वाली दास्क नदी के किनारे ये सुतका गंगडोर है दोस्तों। तो यहाँ नदी का नाम लिखते हैं दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे अफगानिस्तान में ये सुतका गंगडोर है, जो सिंधु सभ्यता का पश्चिमी नगर या पश्चिमी सीमा बनाता है। उसी प्रकार जो डी नंबर में है आलमगीरपुर, यहाँ जैसे दैमाबाद दक्षिणी हो गया, मांडा उत्तरी हो गया, सुतका गंगडोर पश्चिमी हो गया। अब बचा दोस्तों पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा का जो निर्माण है या पूर्वी नगर का या सबसे जो पूर्वी नगर है वो है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर सबसे पूर्वी नगर है और ये पड़ता है दोस्तों यूपी में। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये किनारे है हिंडन नदी के किनारे। तो ये रहा सिंधु सभ्यता को लेकर के इसका सीमा कौन कौन सा नगर बनाता है, जिसमें ए नंबर है दैमाबाद, जो कि दक्षिणी सीमा बनाता है, वो महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे है। और सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा है दोस्तों, उसको मांडा नगर बनाता है, जो कि जे.एंड.के में, जम्मू कश्मीर में है और वो चिनाब नदी के किनारे है मांडा। उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर या पश्चिमी सीमा है, उसका निर्माण सुतका गंगडोर नामक नगर करता है और यह अफगानिस्तान में है और सुतका गंगडोर दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। उसी प्रकार जो सिंधु सभ्यता का पूर्वी नगर है या पूर्वी सीमा है दोस्तों, वो है आलमगीरपुर, जो अभी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में मिलता है और यह हिंडन नदी के किनारे है। इसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो सिंधु सभ्यता था, इसका जो विकास हुआ या इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था। तो सिंधु सभ्यता का जो समय था दोस्तों, ये था 2250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। मतलब जो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक अपना ऊंचाई पर था, ये जब ये प्रफुल्लित हुआ, उस समय इसका जो टाइम पीरियड था वो 2250 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक हम लोग को सिंधु सभ्यता अपने चरम सीमा पर देखने को मिला। सिंधु सभ्यता ये तो भारतीय सभ्यता था दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ विदेश में भी इसके समकालीन सभ्यता था। इसको हम लोग मेसोपोटामिया का सभ्यता बोलते थे और ये सभ्यता था मिस्र का।
और मेसोपोटामिया का जो लोग थे दोस्तों, वे लोग सिंधु सभ्यता के लोग को या सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। तो मेलुहा शब्द का संबंध जो था ये सिंधु सभ्यता से था, और जो मेसोपोटामिया था ये सिंधु सभ्यता के समकालीन में था। इसके साथ साथ सबसे पहले जब सिंधु सभ्यता का खनन किया गया दोस्तों, तो उस टाइम भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे लाइन का विकास हो रहा था। रेलवे लाइन के विकास के दौरान जब ट्रैक के लिए जमीन खोदी जा रही थी, तो उसके जमीन के नीचे से पकी हुई ईंटें मिल रही थी और उसको ट्रैक बनाने में उसका यूज किया जा रहा था। जब अधिक मात्रा में जो ईंटा मिलने लगा, तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उन लोगों के मन में डाउट हुआ कि आखिर ये ईंट इतना नीचे से कैसे आ रहा है और कहीं खास जगह से क्यों आ रहा है, क्यों नहीं ये हर जगह से आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे वे लोग खुदाई करते चले गए और उसके साथ साथ जो एक विस्तृत शहर था जो कि मलबे में दबा हुआ था, उसका खोज किया गया। तो सबसे पहले इसका उत्खनन का कार्य 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया, और इन्होंने जिस नगर की खोज की दोस्तों, वो नगर था हड़प्पा। इसीलिए सबसे पहले खोजे जाने के कारण सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी मतलब रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया। हमको उम्मीद है कि आपको ये जो सारी बात समझाई गई, इसके सीमा के बारे में या इसके नगर सीमा के बारे में या इसके टाइम पीरियड के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे कि दूसरा प्रश्न क्या है। इसमें जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वो दूसरा प्रश्न है कि किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। मतलब स्थलीय गोलार्ध के नाम से कौन सा गोलार्ध जाना जाता है। ए नंबर है उत्तरी गोलार्ध, बी नंबर है दक्षिणी या दक्षिणी गोलार्ध, सी नंबर है दोनों गोलार्ध, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोलार्ध क्या होता है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, और उसी से हम लोग इस आंसर पे चलेंगे दोस्तों। जब हम किसी वर्ल्ड मैप को देखते हैं दोस्तों, जब हम ये चौड़ा वाला वर्ल्ड मैप देखते हैं इसमें, तो ये ऐसे रहता है, और जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में ये ऐसे रहता है। तो यहाँ से विषुवत रेखा जाती है जो 0 डिग्री पे जाती है दोस्तों, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये पूरे पृथ्वी को या ये पूरे गोले को 2 भाग में बांटता है। एक है ऊपर का गोला जिसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। गोलार्ध मतलब होता है गोला का आधा। तो ये जो गोलार्ध है ऊपर वाला, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो ये हिस्सा है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और यहाँ से जाती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से जाती है 23.5 डिग्री साउथ। इसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं और इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और ये ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। जब हम इसके चौड़े वाले मैप को देखेंगे दोस्तों, और यहाँ से अगर हम लोग विषुवत रेखा लेकर जा रहे हैं, और अगर वर्ल्ड मैप आप देखिएगा, यहाँ पे अगर हम ऐसे रफली ड्रॉ करें कि ये भारत हो गया, फिर इधर से बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये ऐसे होते हुए फिर ऐसे पतला सकरा, फिर इधर से ये चाइना, रूस, ये ऊपर अंटार्कटिका, फिर ऐसे ऐसे ये यूरोप हो गया, फिर ऐसे लगभग अफ्रीका, फिर यहाँ से यूरोप, फिर यहाँ थोड़ा सा स्वीडन वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, और फिर इधर से जो दक्षिण अमेरिका है। तो इसमें जो हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो स्थल का हिस्सा है। उसके हिसाब से हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो पृथ्वी है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जो पृथ्वी है उसका जो वर्ल्ड मैप हम लोग देखेंगे तो ये 2 हिस्सों में बटी होगी, एक स्थल में और दूसरा जल में। स्थल वाले भाग को हम लोग महाद्वीप बोलते हैं और जल वाले भाग को हम लोग
महासागर या महासागरीय बेसिन इसको बोलते हैं। और ये जो बीच बीच में आप लोग देख रहे हैं ये जल है, ये महासागर है, ठीक। तो जब हम उत्तरी गोलार्ध को देखते हैं, ये मेरा 0 डिग्री रेखा हो गया या भूमध्य रेखा हो गया, तो इसके ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, इसमें हम लोग को स्थल की मात्रा सर्वाधिक दिख रही है और जल की मात्रा कम दिख रही है। लेकिन जब हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो सिर्फ यही 2 जगह, ये दक्षिणी अमेरिका, ये कुछ हिस्सा अफ्रीका का और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया, इतना ही है और पूरा का पूरा जल है। तो स्थल की अधिकता के कारण उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो आंसर होगा कि किस गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं दोस्तों, तो वो होगा उत्तरी गोलार्ध। इसी तरह कह देगा कि किस गोलार्ध को हम लोग जलीय गोलार्ध कहते हैं, तो इसका आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध। और क्यों होगा, तो आप उसका आंसर ऐसे दीजिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता स्थल की अपेक्षा सर्वाधिक है, इसीलिए हम लोग दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। इसमें जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है, मतलब ऊर्जा देने वाला भोजन के नाम से कौन सा पोषक तत्व जाना जाता है। ए नंबर है कार्बोहाइड्रेट, बी नंबर है वसा, सी है प्रोटीन और डी नंबर में है A+B दोनों। तो ऊर्जा देने वाला जो भोजन है दोस्तों, उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को ऊर्जा देने वाला भोजन के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ जो एक ऑप्शन है वो है सी नंबर प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं, तो प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं शरीरवर्धक भोजन। और इसके साथ साथ जो विटामिन है दोस्तों, उसके बारे में भी जान जाइए कि विटामिन क्या करता है या उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा प्राप्त होता है, प्रोटीन से शरीरवर्धक जो पोषक पदार्थ है या शरीरवर्धक भोजन के नाम से प्रोटीन को जानते हैं, उसी तरह से विटामिन का जो कार्य है दोस्तों वो है शरीर का सुरक्षा करना। शरीर का सुरक्षा करना ये विटामिन का कार्य है। इसके साथ साथ एक तो और बात ध्यान रखने लायक है दोस्तों कि अगर हम 1 चम्मच कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और 1 चम्मच वसा खाते हैं तो किसमें हमको सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। मतलब अगर सेम अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं और सेम अमाउंट में हम वसा को इनटेक करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा या वसा से। तो एनर्जी के मामले में मतलब एनर्जी जो देगा, ऊर्जा जो देगा, उसमें वसा कार्बोहाइड्रेट से ये अधिक एनर्जी वसा देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम अमाउंट में हम कार्बोहाइड्रेट और वसा लें तो वसा से हमको सर्वाधिक एनर्जी प्राप्त होगी। ये रहा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है। और जो चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है कि पट्टचित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो पट्टचित्रकला का संबंध निम्न में से किस राज्य से है। ऑप्शन है ए नंबर बिहार, बी नंबर है गुजरात, सी नंबर है महाराष्ट्र या डी नंबर है उड़ीसा। तो पट्टचित्रकला का संबंध जिस भारतीय राज्य से है दोस्तों, उसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित है पट्टचित्रकला। आप बता सकते हैं कि इन तीनों राज्य से संबंधित जो चित्रकला है उसका नाम। तो बिहार से जो संबंधित चित्रकला है दोस्तों, उसको हम लोग मधुबनी पेंटिंग या मिथिला चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो मधुबनी या मिथिला चित्रकला या पेंटिंग बिहार से संबंधित है। उसी तरह से जो गुजरात से संबंधित है दोस्तों, वो है पिथौरा चित्रकला। तो पिथौरा चित्रकला का संबंध गुजरात से। महाराष्ट्र से जिस चित्रकला का संबंध है दोस्तों, वो है वारली चित्रकला। वारली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से। और एक चित्रकला जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, वो है केरल का चित्रकला। केरल का जो चित्रकला का नाम है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं राज्य केरल, और इसका जो चित्रकला का नाम है वो है कालमजेथु। तो
कालमजेथु चित्रकला का संबंध केरल राज्य से है। आइए इसको पुनः एक बार देख लेते हैं कि पट चित्रकला का संबंध उड़ीसा से है, मधुबनी और मिथिला चित्रकला का संबंध बिहार से, पिथौरा चित्रकला का संबंध गुजरात से, वारली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से और कालमजेथु जो चित्रकला है उसका संबंध केरल से है। आइए अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर कि 5वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। और इसमें जो 5वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था। ए नंबर है लोथल, बी नंबर है मोहनजोदड़ो, सी नंबर है राखीगढ़ी और डी नंबर है धौलावीरा। सामान्यतः होता क्या था कि जो हड़प्पा कालीन नगर या सिंधु सभ्यता का जो नगर था या शहर था दोस्तों, वो 2 भागों में विभाजित रहता था। 2 भागों में कैसे विभाजित रहता था, आइए उसको देखते हैं हम लोग। वो रहता था पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं कि ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया और इससे ऐसे रिलेटेड ये हो गया पूर्वी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र ये छोटा रहता था और जो पूर्वी क्षेत्र होता था दोस्तों वो बड़ा रहता था। पश्चिमी क्षेत्र जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये थोड़ा ऊंचाई पर है, ये ढलान है, तो पश्चिमी जो क्षेत्र है वो ऊंचाई पर रहता था और ये बड़ा वाला क्षेत्र जो था, ये जो पूर्वी क्षेत्र था, ये निचला हिस्सा था। इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र और ये पूर्वी क्षेत्र। इन्हीं 2 भागों में हड़प्पा सभ्यता का बंटवारा होता था या नगर का बंटवारा होता था। एक नगर में एक पश्चिमी क्षेत्र होता था और दूसरा पूर्वी क्षेत्र। उसके साथ साथ ये जो पश्चिमी क्षेत्र था दोस्तों, इसमें शासक या व्यापारी लोग रहते थे। मतलब जो शासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से जिनका संबंध था, वे लोग जो पश्चिमी क्षेत्र या ऊपर वाले क्षेत्र में रहते थे। ये जो बड़ा वाला क्षेत्र था दोस्तों, इसमें मजदूर या आम नागरिक रहते थे। तो इस प्रकार सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो नगर थे पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित रहते थे। लेकिन जब हम धौलावीरा का देखते हैं दोस्तों, धौलावीरा का जब केस स्टडी करते हैं तो धौलावीरा ये 3 हिस्सा में डिवाइडेड था और यहाँ में एक जो बीच में जो हिस्सा था ये भी धौलावीरा में देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में भिन्न है सभी हड़प्पाकालीन नगरों से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों कि कौन सा हड़प्पाकालीन नगर 3 भागों में विभक्त था, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। उसके साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि लोथल, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी का संबंध क्या है। तो लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। लोथल ये गुजरात में पड़ता है और ये जिस नदी के किनारे है दोस्तों उसका नाम है भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे लोथल है जो कि गुजरात में है। और लोथल उस टाइम में जब व्यापार किया जाता था दोस्तों जहाज से, नाव से, तो उस टाइम जो बंदरगाह नगर था वो लोथल था। सभी जो नाव थी यहाँ पर आती थी और वहां पे उस पर सामान लोड किया जाता था, फिर उसका दूसरे देश में या विदेश में फिर उसका व्यापार होता था। तो लोथल में दोस्तों जो था वो बंदरगाह था। उसी प्रकार ये जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। उसके साथ साथ ये जो राखीगढ़ी है दोस्तों ये है हरियाणा में और ये राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता की अब तक की उत्खनित सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ी है दोस्तों, जो कि हरियाणा में है। और ये जो धौलावीरा है दोस्तों, धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा से संबंधित हम कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, काफी जो एग्जाम में पूछा जाता है या परीक्षा के दृष्टिकोण से जो काफी महत्वपूर्ण है। तो बीच में अगर जैसे हम धौलावीरा बनाते हैं दोस्तों ये इस तरह से, तो धौलावीरा पहली बात तो ये गुजरात में पड़ता है। ये जो था 3 भागों में विभाजित था और इसका जो खोज किया था दोस्तों, इसके खोज करने वाले थे जेपी जोशी। जेपी जोशी ने इसका खोज किया था
यह खोजकर्ता जेपी जोशी थे। और धौलावीरा से दोस्तों आजकल जैसे हम लोग अपने घर के सामने या अपने मोहल्ला में आसपास में जो लोग किसी सरकारी नौकरी में हैं या कोई अच्छे पोस्ट पे हैं, वे लोग अपने घर के सामने जो भी है एडवोकेट है, टीचर है या आर्मी में है, तो वे लोग अपना साइन बोर्ड लगाते हैं। तो ये तो प्रचलन हम लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में ये प्रचलन हम लोग धौलावीरा में भी देखते हैं कि वहां पे भी लकड़ी का जो साइन बोर्ड है दोस्तों, उस पे नाम लिखा रहता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो साइन बोर्ड का हम लोग को साक्ष्य मिलता है, तो साइन बोर्ड का साक्ष्य हम लोग को धौलावीरा से मिलता है। और ये जो साइन बोर्ड था दोस्तों, ये लकड़ी का बना हुआ था। और उसके साथ साथ जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बड़ा बड़ा जो मैच का आयोजन होता है वो किसी न किसी स्टेडियम में होता है, तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्टेडियम का साक्ष्य मिलता है। और वहाँ पे जो सामूहिक कार्य था या सामूहिक जो गेम होता होगा या और जो सामूहिक कार्य होते होंगे वहाँ पे संपादित किए जाते थे। तो स्टेडियम का भी जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों, वो धौलावीरा से मिलता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्टेडियम का साक्ष्य किस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर से मिलता है, तो वो होगा दोस्तों धौलावीरा। और ये पूछ ले कि साइन बोर्ड का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से मिला है दोस्तों, तो वो भी हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है और यह 3 भागों में विभाजित है और जिसका खोज जेपी जोशी ने किया था। आई होप कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो कृपया आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो 6ठा नंबर प्रश्न है कि उसमें, और इसमें जो 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों वो ये है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ये नंबर है किबिथु, दूसरा है गुहारमोती, तीसरा है इंदिरा पॉइंट और चौथा है इंदिरा कॉल। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसको हम लोग किबिथु के नाम से जानते हैं। और ये जो किबिथु है ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये है 97.25 डिग्री, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट जो देशांतरीय विस्तार है वो है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और यह जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और ये जो गुहारमोती है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है और ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहाँ लिख देते हैं पश्चिमी, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ये गुहारमोती, जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय विस्तार गुहारमोती का है, जो कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और यह गुजरात राज्य में पड़ता है। ये जो है सी नंबर इंदिरा पॉइंट दोस्तों, ये है अंडमान निकोबार में। और इसका जो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है और ये भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो इंदिरा कॉल है दोस्तों ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों ये है 37 डिग्री 6 मिनट, जो कि जे.एंड.के में पड़ता है। तो एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे पूर्वी बिंदु है दोस्तों वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसका जो देशांतरीय विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। बी नंबर गुहारमोती जो कि गुजरात में पड़ता है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट है। और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और इंदिरा कॉल जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और यह 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर है। और यह जो इंदिरा कॉल है वो जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है दोस्तों। और ये रहा इस प्रश्न का आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन। आइए अब हम चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। और इसमें जो 7वां प्रश्न है दोस्तों कि भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो भारत का जो भौतिक विभाजन है दोस्तों वो 6 क्षेत्रों में किया गया है
और आपको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि भारत का ये अगर मानचित्र मोटा मोटी मान ले, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है और अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी समझने के दृष्टिकोण से यहाँ से ऐसे हिमालय निकलता है दोस्तों, ये नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश, और फिर यहाँ से ये ऐसे बंगाल के खाड़ी में अंडमान निकोबार तक चला जाता है। तो ये हो गया हिमालय। तो भारत का जो विभाजन किया गया है उसमें पहला नंबर है हिमालय का, और दूसरा नंबर है ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, उधर से ब्रह्मपुत्र का मैदान और ये गंगा का मैदान, गंगा और यमुना का दोआब जो है, तो ये गंगा और यमुना का दोआब जिसको हम लोग उत्तरी मैदान बोलते हैं, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे ये जो इस तरह से भारतीय प्रायद्वीप है दोस्तों, इसको हम लोग तीसरा नंबर बोलते हैं। और चौथा नंबर पे ये भारत का जो मरुस्थल है थार डेजर्ट, वो आता है। और उसके साथ साथ ये जो प्रायद्वीपीय भारत है और इसके साथ साथ ये तटीय जो मैदान है, पूर्वी और पश्चिमी मैदान, तो इस पश्चिमी मैदान को 5वें नंबर पे विभाजित किया गया है। और छठा नंबर पे जो इधर लक्षद्वीप में जो द्वीप हैं और फिर अंडमान निकोबार में जो ऐसे द्वीप हैं दोस्तों, तो छठे नंबर पे द्वीप सबको रखा गया है। और इन्हीं सब जो विभाजन का जो ये श्रेणी है या जो भाग है, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक विभाजन। तो भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया है, जिसमें पहला नंबर पे हिमालय, दूसरा नंबर पे उत्तर का मैदान, तीसरा नंबर पे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा नंबर पे भारत का मरुस्थल, और पांचवा नंबर पे जो तटीय मैदान है वो, और छठे नंबर पे जो द्वीप है उनको। तो आपको समझ में आया होगा कि भारत का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 6 भागों में किया है। आइए अब देखते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पे कि 8वां प्रश्न क्या है दोस्तों। तो आज का जो 8वां प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। प्राथमिक कार्य मतलब मुख्य कार्य, और मुख्य कार्य उस कार्य को बोलते हैं दोस्तों कि जो विश्व के सभी देशों में संपादित किया जाए मुद्रा द्वारा, उसी को मुद्रा का मुख्य कार्य या प्राथमिक कार्य कहा जाता है। तो यही पूछ रहा है कि मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है। विनिमय का माध्यम होना, मूल्य का मापन करना या मापक होना, या A+B दोनों, या मूल्य का हस्तांतरण करना। तो इसका मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है दोस्तों वो है A और B दोनों, मतलब विनिमय का माध्यम होना और मूल्य का मापना या मूल्य का मापक होना, दोनों ही मुद्रा का कार्य है। विनिमय का माध्यम कैसे है दोस्तों, आजकल जो एक दूसरे देश के बीच में जो व्यापार होता है वो किस में होता है, डॉलर में होता है या पैसा में होता है। तो वो क्या हुआ, मुद्रा का ही साधन हुआ। तो विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। पहले के जमाने में जब एक फिक्स मुद्रा या फिक्स रेट नहीं था दोस्तों, उस टाइम वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी कि एक वस्तु जो मेरे पास है वो हम उसको किस दूसरे को देते थे और फिर हम उससे अपना मनचाहा सामान लेते थे। इसमें बहुत सारी परेशानियां होती थी दोस्तों, जैसे दूसरे के पास कोई वस्तु है जिसको हमको काफी जरूरी है, लेकिन मेरे पास जो वस्तु है वो उस आदमी को नहीं चाहिए, तो फिर वो एक्सचेंज कैसे होगा। लेकिन अभी अगर हम पैसा का बात करते हैं तो पैसा वस्तु विनिमय का इतना अच्छा प्रणाली है दोस्तों कि किसी के पास कोई भी चीज रहे, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको खरीद सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, क्रय एवं विक्रय कर सकते हैं। तो ये जो इतना आसान बन पाया ये क्रय विक्रय का माध्यम, ये किसके वजह से हो पाया दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्रा के वजह से हो पाया, क्योंकि विनिमय का जो माध्यम है मुद्रा काफी तरल है और इसके हिसाब से विनिमय का माध्यम काफी आसान बन गया। फिर ये जो दूसरा नंबर है दोस्तों मूल्य का मापक, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोहिनूर हीरा का अभी हम प्राइस कैसे लगाएंगे, पैसा में या डॉलर में या रुपया में, कि कितना करोड़ या कितना अरब उसका प्राइस है। क्या हम उसको ऐसे कहेंगे कि ये जो कोहिनूर का हीरा है उसमें हम लोग 1 बीघा अगर हम चना का खेती कर लेते हैं या गेहूं का खेती कर लेते हैं तो 1 बीघा गेहूं का खेती से जो हमको अनाज प्राप्त होगा या पैसा प्राप्त होगा, वो जो पैसा है वो कोहिनूर हीरा के बराबर होगा। क्या ऐसा कहेंगे? ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात होगी। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो कोहिनूर हीरा है उसका जो प्राइस है वो इतना डॉलर हुआ या इतना अरब रुपया हुआ या इतना करोड़ रुपया हुआ। तो ये जो मूल्य का मापना हुआ ये भी किसका कार्य है दोस्तों, मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का जो 2 प्राथमिक कार्य है या मुख्य कार्य है दोस्तों, जिसको विश्व के सभी देशों में इसके द्वारा संपन्न किया जाता है, वो ये है कि वो विनिमय का माध्यम हो और मूल्य का मापक हो। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने 9वें प्रश्न पे कि 9वां प्रश्न क्या है। इसमें जो 9वां नंबर प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि
अवसर की समानता से संबंधित आर्टिकल का नाम बताना है। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलेगी? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19 या आर्टिकल नंबर 21? तो अवसर की समानता यह 16 में लिखा गया है दोस्तों, और इसमें लिखा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब अगर किसी सरकारी नौकरी में फॉर्म निकलेगा तो उसमें सभी लोग को बराबर का जो अधिकार है या समानता है अवसर के लिए सभी को मिलेगा। यह आर्टिकल 16 में लिखा गया है। इसका अपवाद भी है, जैसे SC/ST के लोग हैं या जिसको रिजर्वेशन मिलता है, उन लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन लोगों को ये लोक नियोजन में अवसर की समानता में मतलब उन लोगों को छूट मिलती है, तो ये उसका अपवाद भी है। तो अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है दोस्तों। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता यह जो है आर्टिकल 14 में है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि भारत में जो भी कानून बनेगा सभी लोगों पे समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि वे किसी अलग वर्ग के हैं तो उनपे कोई कानून लागू नहीं होगा और कोई जो धनी मनी आदमी है या जो गरीब है उस पे मतलब असमान रूप से वो लागू नहीं होगा, सभी पे समान रूप से लागू होगा। यही है विधि के समक्ष समता। और ये जो C नंबर में है आर्टिकल 19, इसमें है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी आप घूमने जा सकते हैं, कहीं भी आप व्यापार करने जा सकते हैं। ये सब जो हम लोग को आज़ादी मिली है वो आर्टिकल 19 से मिलती है। उसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और ये 21 नंबर जो आर्टिकल है दोस्तों, इसमें है जीवन जीने के अधिकार। जीवन जीने के अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है दोस्तों। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग पॉलिटी से या संविधान के अनुच्छेद से हम लोग प्रश्न रखेंगे, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न हैं वो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। और आज का जो 10वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने वाला था, लेकिन 8 अगस्त 1942 को जितने भी सारे फेमस नेता थे जो वो आंदोलन को लीड करने वाले थे उन सभी को गिरफ्तार करके अलग अलग जेल में डाल दिया गया था। ये जो विद्रोह था वो नेतृत्व विहीन हो गया था। उसी दौरान पटना में जो यहाँ के छात्र थे वे जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस निकालने के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पुलिस के द्वारा इन लोग पे गोली चला दिया गया, जिसमें छात्र लोग शहीद हो गए थे। और कितने छात्र शहीद हुए थे दोस्तों? तो वे 7 छात्र शहीद हो गए थे पटना के गोलीकांड में। और ये गोली चलाने का जो आदेश दिया था वहां का जो जिला अधिकारी था दोस्तों, जो जिला अधिकारी था उसका नाम था G. आर्चर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को जुलूस निकाल रहे छात्रों पर जिला अधिकारी G. आर्चर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए। और यह जो क्वेश्चन है दोस्तों बिहार पुलिस या बिहार के जो भी एग्जाम है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से देखिएगा। और इसके साथ ये रहा हम लोग का आज का 10 प्रश्न और आज का प्रैक्टिस सेट। आप लोग को कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? और अगर आपको ये फायदेमंद लग रहा है तो आप अपने करीबी दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। और क्योंकि हर एक शेयर, हर एक जो कमेंट है, लाइक है, वो हमको उत्साहित करेगा और ऐसे ही मेहनत करने के लिए हमको प्रोत्साहित करेगा। और मेरे लिए यही आप लोग का आशीर्वाद है जो आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग मी। धन्यवाद।